आप सभी को नमस्कार। और सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस 12वें हिस्से में आप सभी का स्वागत है। आज इस पाठशाला में एक बहुत ज़रूरी मसले पर बात करेंगे, मंडल कमीशन और मंडल आंदोलन। मंडल कमीशन पर बात करते वक्त जिस एक शख्स पर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हम जो है चर्चा करेंगे वो है बीपी मंडल, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। जो शख्स इस पूरे मंडल कमीशन में मंडल आयोग का अध्यक्ष रहा और जिनके नाम से इस पूरे कमीशन को मंडल कमीशन कहा जाता है। मंडल कमीशन के लागू कराने के पहले मंडल कमीशन लागू कराने के लिए आंदोलन हुआ और लागू होने के बाद मंडल कमीशन के विरोध में आंदोलन हुआ। बातचीत शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। पहला सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो अनुशंसाएं थीं, जो प्रस्ताव था, वो कितने थे? यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कितनी अनुशंसाएं थी? दूसरा सवाल, उनमें से कितनी लागू हुई हैं? यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कितनी अनुशंसाएं लागू हुई हैं? तीसरा सवाल, ईमानदारी से सोचिएगा, आपके जहन में मंडल कमीशन शब्द सुनते हुए सबसे पहली चीज क्या आती है? आरक्षण, ओबीसी को मिला हुआ आरक्षण, एक ऐसा विवादित फैसला जिसमें सरकार गिर गई, जिसमें मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल का आंदोलन शुरू हुआ। क्या आप इन्हीं बहसों के जरिए मंडल कमीशन को जानते समझते हैं? इसको सोचिएगा, समझिएगा कि आपके पास जानकारी का स्रोत क्या है मंडल कमीशन को जानने के लिए, और आपके जहन में जो मंडल कमीशन की धारणा बनी है, जो समझ बनी है। अगर आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिस पिछड़े वर्ग के लिए मंडल कमीशन बनाया गया, लागू हुआ, तो आप मंडल कमीशन को पढ़े कि नहीं पढ़े? पिछड़े वर्ग के लोगों से, जिनके समर्थन में मंडल कमीशन है, जो आमतौर पर मंडल कमीशन के समर्थन की बात करते होंगे। तो क्या आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है? क्या मंडल कमीशन की सारी अनुशंसाएं लागू हुई हैं क्या? यह सवाल आपके लिए। और अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं, अगर आप सवर्ण वर्ग से आते हैं, तो आपने मंडल कमीशन की पूरी समझ को किस आधार पर बनाया है? ये मेरा सवाल है। और फिर हम लोग इस सवाल के जरिए बात करेंगे मंडल कमीशन पर। मंडल कमीशन के पहले क्या आंदोलन हुए, क्या सिफारिशें हैं, और उसके बाद हम लोग बीपी मंडल पर बात करेंगे। और इस सवाल को सोचिएगा कि मंडल कमीशन लागू कराने के लिए आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में उत्तर भारत के लोग ज्यादा सक्रिय रहे। इस बात को ध्यान से समझिए। दक्षिण भारत में क्यों सक्रिय नहीं रहे? क्योंकि दक्षिण भारत में ओबीसी समाज के लिए जागरूकता और आरक्षण दोनों पहले से चला आ रहा था, और दक्षिण भारत जाति के नाम पर सवर्ण वर्चस्व यानी ब्राह्मणवादी वर्चस्व का शिकार नहीं था। इसलिए पूरी हलचल जो मंडल कमीशन को लेकर है वो उत्तर भारत में सिमटी हुई दिखती है, उसके विरोध की, उसके समर्थन की और उसकी राजनीति की।
तो आपको क्या पता है कि दक्षिण भारत के राज्यों में आरक्षण कितना है? तमिलनाडु में कितना आरक्षण है? कर्नाटक में कितना आरक्षण है? क्या आप जानते हैं? यह सवाल मेरा आपसे है। दूसरा सवाल है, आरक्षण का मतलब क्या होता है, यह आप जानते हैं? यानी आरक्षण क्या केवल जाति के आधार पर दिया जाता है क्या? भारत में क्या केवल एक प्रकार का आरक्षण है, यानी जाति के आधार पर आरक्षण है, या और भी कई तरह के आरक्षण भारत में दिए जा रहे हैं? लेकिन आप अपनी समझ को देखिए, टटोलिए कि आरक्षण शब्द सुनते ही आपके जहन में पहले क्या आता है, और फिर आप आरक्षण को क्या अपने किस खांचे से आरक्षण की समझ आपने बनाई है, यह विश्लेषण करने की चीज है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आपसे फिर करते हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, यह किस संविधान की अनुसूची के आधार पर बनाया गया? पता है आपको? आर्टिकल 340। और फिर आप इस पूरी सूचनाओं के लिए इंटरनेट की खोज करिए, इंटरनेट में तलाशिए। क्या तलाशेंगे? मंडल कमीशन, इतना ही सर्च करिए और देखिए कि मंडल कमीशन पर किस तरह की सूचनाएं ज्यादा हैं। इंटरनेट पर आप पाएंगे कि मंडल कमीशन के विरोध में हुए आंदोलनों की भरमार है इंटरनेट पर, और मंडल कमीशन के समर्थन में हुए किसी भी आंदोलन की वीडियो क्लिप आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। यह आप टेस्ट कर सकते हैं। इस फेसबुक लाइव के बाद आप आखिरी में इसका टेस्ट करिए कि मंडल कमीशन को लेकर के इंटरनेट पर, यूट्यूब पर वीडियोस किसकी अवेलेबल है। दूसरी बात कि जब आप उन वीडियोस को देखिएगा तो देखिए कि उनकी भाषा क्या है, उन पत्रकारों की भाषा क्या है जो मंडल कमीशन पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस जमाने में और आज भी। आप पाएंगे कि एक तरफ से यह कहा जा रहा है कि पूरा देश मंडल कमीशन के विरोध में आग में जल रहा है। दूसरी भाषा क्या पाएंगे? छात्रों के भीतर उबाल है, क्योंकि अब मेरिट के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, जाति के नाम पर दिए गए आरक्षण के हिसाब से अब नौकरी मिलेगी। इसको खोजिएगा और आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आज भी 2020 में मंडल कमीशन की रिपोर्टिंग को लेकर के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किस पक्ष में खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रही है। पूरा देश जल रहा था, पूरा देश सड़कों पर था, पूरे देश के शिक्षण संस्थान मंडल विरोध में केंद्र बने हुए थे। एक बारगी यह बात ठीक भी लगती है कि तब तो ओबीसी आरक्षण लागू ही नहीं हुआ था, तो वो जातियां अभी उन विश्वविद्यालयों की दहलीज तक नहीं पहुंची थीं कि वो विश्वविद्यालयों में खड़े होकर के मंडल कमीशन के समर्थन में आंदोलन करती। लेकिन वीपी सिंह का इंटरव्यू आपको मिलेगा और वीपी सिंह को आपको याद करना चाहिए मंडल कमीशन के याद के समय। वीपी सिंह का भाषण आपको मिलेगा जो 15 अगस्त 1990 को उन्होंने लाल किले पर दिया, और वीपी सिंह के कुछ इंटरव्यू मिलेंगे और उनमें से एक में वीपी सिंह ने साफ साफ कहा कि ये जितने लोगों ने आत्मदाह किया, जितने लोग मंडल के विरोध में हैं, उसको अखबार लिख रहे हैं कि पूरा देश सड़कों पर है, पूरा देश मंडल के विरोध में है। तो वीपी सिंह कहते हैं कि मेरे पास इस पिछड़े वर्ग के बच्चे आए और कहे कि हम इस देश के बच्चे नहीं है क्या, हम युवा नहीं है क्या, ये भारत हमारा नहीं है क्या, और हम तो इसका समर्थन कर रहे हैं, और हमारी आबादी 80 से 90% है। यानी दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके के युवा वीपी सिंह से मिलते हैं और वीपी सिंह इंटरव्यू में बोलते हैं कि वो युवा हमसे कहते हैं आप कहिए तो हम जवाब दें, और हुए भी आंदोलन। लेकिन अखबार की रिपोर्टिंग, मीडिया की रिपोर्टिंग आज भी बड़े बड़े पत्रकारों की यही देखेंगे कि मंडल कमीशन के विरोध में देश में आग लग गई थी, पूरा देश सड़कों पर उतर गया था। और वीपी सिंह कह रहे हैं कि हमने उन बच्चों को कहा कि नहीं आप मत आइए, आप तो आपको संविधान से हक मिलेगा, और इंदिरा साहनी जजमेंट से मिला। यह पूरा एक बहस का खाका है जो मैंने आपके बीच में रखा कि हमारे देखने के जगह से तय होता है कि हम क्या देखना चाहते हैं।
अगर हम सवर्ण तबके से आते हैं तो हम खोजेंगे कि मंडल कमीशन में कहां वो जगह हैं जहां से हम उनका विरोध कर सकें। लेकिन वीपी सिंह भी तो सवर्ण थे, और वीपी सिंह सरकार जाने के बाद तक हमेशा इस बात पर अडिग रहे कि यह मेरा ताऊ देवीलाल के विरोध में राजनीतिक फैसला नहीं था कि मैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंडल कमीशन लागू कर रहा था। उन वीपी सिंह का साफ कहना था कि यह मेरी मंशा थी, हमारे घोषणा पत्र में था कि हम अन्य पिछड़े वर्ग के मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करेंगे। तो सारी रिपोर्टिंग इस बात पर है कि अपनी सरकार बचाने के लिए वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी। तो बाद में वीपी सिंह पलट जाते और वीपी सिंह कहते कि नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हमने सरकार बचाने के लिए कर दी थी, लेकिन आज हमें बड़ा पछतावा होता है क्योंकि मेरिट कंप्रोमाइज है। वीपी सिंह अपने जीवन के आखिरी इंटरव्यू तक यह कहते रहे कि जब तक इस देश के 70 से 80% युवाओं को शिक्षा और रोजगार में मौका नहीं मिलता, यह देश के साथ अन्याय है, यह आइडिया ऑफ इंडिया के साथ अन्याय है। और उस वीपी सिंह को कभी सवर्णों ने अपनाया नहीं, जो कि खुद सवर्ण जाति के थे। और आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। और आज वहां का एक वाकया जो आपसे जिक्र करना चाहता हूं, वीपी सिंह का वाकया याद रखिएगा। वीपी सिंह सवर्ण जाति के नहीं थे, सवर्ण जाति के थे, मंडल कमीशन लागू किया। और जो वीपी सिंह युवाओं के नायक थे, कि वीपी सिंह के लिए लोग कहते थे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वीपी सिंह विद्रोही चेतना के तेवर वाले थे। उस वीपी सिंह को यह घोषित कर दिया गया कि वो जातिवादी हैं। और जिस दौर में आज हम बात कर रहे हैं ना, अमेरिका में रंगभेद का शिकार कर दिए गए जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई। और उनकी हत्या जिस व्हाइट ने की थी, डेरेक चौविन, उसकी पत्नी ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है कि मैं ऐसे शख्स की पत्नी नहीं रह सकती जो एक ब्लैक का हत्यारा है, यानी नस्लवादी है। और हमारे देश के सवर्णों ने वीपी सिंह को कभी अपनाया ही नहीं। और वीपी सिंह को जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन अखबारों की खबरें पढ़िए, गालियां लिखी थी। और जातिवार जनगणना एक किताब है, मैं उससे एक वाकया आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये वाकया है, इस समय भाजपा के जो सांसद हैं हुकुमदेव नारायण यादव, उन्होंने संसद में यह बोला कि जब जाति के आधार पर शरद यादव कहीं चुनाव लड़ने गए तो उनको कहा गया कि शरद यादव लाठी ले लो, गांव में जाकर भैंस चराओ। उत्तर प्रदेश में जब राम नरेश यादव कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तो राम नरेश वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चराओ नारा लगा था। ये नारे क्या आर्थिक आधार पर लगे थे क्या? कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण लागू किया तो वहां पर नारे लगे कि कर्पूरी आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की मां भी आई। ये नारे कितने अमानवीय हैं और ये नारे सुने गए। चौधरी चरण सिंह सवर्ण जाति के थे लेकिन समाजवादी आंदोलन के थे। तो उस समय हिंदुस्तान उनके मरने के बाद अंग्रेजी अखबार में छपा था, जाट मरा तब जानियो जब 14वीं हो जाए। ये पूरा डिबेट है। और तब आप सोचिए कि आज भी आप अपने चश्मे से देखते हैं, मंडल कमीशन का मतलब आपको दिखेगा कि आरक्षण लागू कर दिया। आज मैं मंडल कमीशन को मानता हूं कि राष्ट्र निर्माण, ये जो सत्येंद्र पीएस की किताब है और इसके शीर्षक पे सब टाइटल है राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल। इसलिए मैं आज ये आपके बीच में रखूंगा कि मंडल कमीशन की हमारी जानकारी कितनी सीमित है। अगर हम पिछड़े वर्ग से आते हैं तो मंडल कमीशन मतलब शिक्षा और रोजगार में, नौकरी में आरक्षण मिल गया, केवल हम इतना जानते हैं। मंडल कमीशन की कितनी अनुशंसाएं थी और उसमें से कितनी लागू हुई और कितनी नहीं लागू हुई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए कौन कौन आंदोलन कर रहा था, यह अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी नहीं जानते। यह दुर्भाग्य, यह विडंबना है। और आंदोलन के बाद मिला मंडल कमीशन और मंडल कमीशन लागू हुआ। और अभी पिछले साल ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिना किसी आंदोलन के हो गया। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान में आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ जाकर दिया गया। और उस आरक्षण के लागू करने के बाद यह कहा गया कि यह आर्थिक आधार पर दिया जाएगा, जो कि संविधान, जब ये एक वाकया आएगा और मैं बताऊंगा, इंदिरा साहनी
जजमेंट जिसके आधार पर यह मंडल कमीशन लागू हुआ था। इंदिरा साहनी वकील थी और उन्होंने यही तर्क दिया था कि आरक्षण यानी पिछड़ेपन का पहचान जाति के आधार पर नहीं हो सकती, आर्थिक आधार पर हो सकती है। और बीपी मंडल ने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू बनाई थी उसमें इन सारी बातों का तर्क दिया था कि मैंने क्यों जाति के आधार पर पिछड़ेपन को खोजा है। मैं पढ़ता हूं उसको, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और यह माना कि पिछड़ेपन की पहचान जाति के आधार पर हो सकती है और इसलिए पिछड़ी जातियों को आरक्षण जाति के आधार पर मिलेगा, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन में। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आर्थिक आधार पर दे दिया गया, कहीं विरोध नहीं हुआ। और यह बात आप समझिए कि किसी भी पिछड़े वर्ग के लोगों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण, दलित पिछड़े आदिवासियों ने विरोध करने का जहमत नहीं उठाई, जबकि आरक्षण की बुनियाद पर यह मिला है। इसको समझिएगा। और फिर यह बात करेंगे बहुत छोटी सी भूमिका के साथ। मैं आपके बीच में पहले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा और फिर हम लोग आएंगे बीपी मंडल पर। बीपी मंडल ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है उसकी भूमिका में 2 वाक्य लिखे हैं। वो वाक्य मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं और जहां से बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के बारे में बात करेंगे। यहां समानता सिर्फ समान लोगों के बीच है, इक्वलिटी। आपके सामने एक तर्क होता है ना कि समान अवसर का सिद्धांत, समानता यानी समानता किसके आधार पर और कैसे समानता मिले, इसको लेकर के उन्होंने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। समान लोगों के बीच समानता की बात करना वही समानता है। असमान लोगों को समान की बराबरी में खड़ा करने का मतलब है असमानता को बनाए रखना। और यह है मेरिट का तर्क। जो लोग सदियों से वंचित पिछड़े रहे उन लोगों को आप अचानक से बराबरी में रेस में ला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इक्वलिटी है। यह तर्क ही गलत है। यह बीपी मंडल की रिपोर्ट में, और इसीलिए इंदिरा साहनी जजमेंट में यह केस जीतते हैं और 1993 में मंडल कमीशन लागू होता है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था, लेकिन इनका गृह जनपद मधेपुरा है। मधेपुरा की मोरहो स्टेट में ये जमींदार परिवार में पैदा हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी के बिहार से निर्वाचित सदस्य रास बिहारी लाल मंडल के ये सबसे छोटे पुत्र थे। रास बिहारी लाल मंडल को कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से भी एक माना जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने 1952 में मधेपुरा में विधानसभा चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी के बतौर लड़ा और चुनाव जीते और विधानसभा के सदस्य बनते हैं। 1962 में वो दूसरी बार विधायक बनते हैं। 1965 में मधेपुरा क्षेत्र के पामा गांव में दलितों पर सवर्णों और पुलिस द्वारा अत्याचार के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फिर सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1967 में मधेपुरा से सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतते हैं और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। 1 फरवरी 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसके लिए उन्होंने सतीश प्रसाद को, और बड़ा दिलचस्प किस्सा है, सोचिए जब पहली बार कोई गैर सवर्ण कांग्रेस हो या भाजपा जाति जैसे ही बीच में आती है दोनों की पोल खुल जाती है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई, लागू हुई 1990 में। 10 साल इंदिरा गांधी की सरकार रही, राजीव गांधी की सरकार रही और इस कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा ही नहीं हुई। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के लिए बोला ए कैन ऑफ वर्म्स, यानी एक ऐसा खाने का डिब्बा जिसमें अब कीड़े लग गए हैं। यह राजीव गांधी का बयान है मंडल कमीशन के लिए। तो इस तरह से वहां पर जब पहली बार गैर सवर्ण मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो उस समय क्या ड्रामा हुआ। सतीश प्रसाद को एक दिन के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि इस समय यह हुआ कि ये कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे और ये सदस्य नहीं। और उस समय बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री थे वे राम मनोहर लोहिया और इंदिरा गांधी की इच्छा के विरुद्ध बिहार में पहले पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। परंतु विधानसभा में बहुमत के बावजूद तत्कालीन राज्यपाल जो कि सवर्ण जाति से थे MAS आयंगार जाकर रांची में बैठ गए ताकि शपथ न दिलाना पड़े और मंडल जी को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया कि बीपी मंडल किसी भी सदन के सदस्य बनने
6 महीने तक मंत्री रह चुके हैं, इसलिए ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और फिर उन्होंने राज्यपाल को चुनौती दी और इस परिस्थिति से निकलने के लिए सतीश बाबू को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया और फिर अगले दिन बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसी दिनों जब पहली बार गैर सवर्ण मुख्यमंत्री बनता है तो एक वाकया जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बरौनी रिफाइनरी में तेल का रिसाव हो गया जो बह करके गंगा नदी तक चल गया और उसमें आग लग गई। तो बिहार विधानसभा में पंडित विनोदानंद झा ने बयान दिया कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग लगेगी ही। विनोदानंद झा कमेंट क्या है, जब शूद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग लगेगी। और बिहार विधानसभा के रिकॉर्ड में यह बयान दर्ज है। और कल्पना करिए कि जिस दौर में ये लोग लड़ रहे थे उस दौर में क्या क्या सुनने को मिलना था। कर्पूरी को क्या सुनने को मिला, लालू मुलायम और मायावती को क्या सुनने को मिला। और आज भी जाति के आधार पर जो जाति के खिलाफ काम किया भारत में वही जातिवादी कहा गया। फिर से समझिए, अमेरिका में ब्लैक्स के समर्थन में व्हाइट्स खड़े हैं और डेरेक की पत्नी ने तलाक दे दिया कि तुम ब्लैक की हत्या कैसे कर सकते हो। भारत में सेलिब्रेट किया जाता है और जो जाति के खिलाफ आवाज उठाता है उसे जातिवादी कहा जाता है। और इसमें कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा तीनों एक जैसा है जाति के प्रश्न पर। उस समय की कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई और सीपीएम। 72 में वह फिर मधेपुरा से विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं और बहुत कम दिन रहे मुख्यमंत्री। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर फिर से मधेपुरा से लोकसभा के सदस्य बनते हैं और बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के नाते लालू प्रसाद को छपरा से लोकसभा टिकट देते हैं। 1 जनवरी 1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बीपी मंडल को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया 1 जनवरी 1979। और फिर उन्होंने इस आयोग के बारे में काम किया और फिर इनका पूरा जीवन काल छोटा रहा जिसमें वो कम दौर में मुख्यमंत्री रहे। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो इनका था वो ये कि मंडल कमीशन के मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करना। ये रिपोर्ट लागू हुई और लागू होने के पहले 2-3 चीजें मैं जिक्र करूंगा और उसके बाद मंडल कमीशन की अनुशंसाओं पर आऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। एक बहुत अहम मसला है जो अक्सर हम लोग नहीं जान पाते। हमारी पूरी समझ में उत्तर भारतीयता बहुत हावी रहती है और दक्षिण भारत के आंदोलन, दक्षिण भारत की रेडिकल मूवमेंट हमारे डिबेट से गायब रहते हैं। पेरियार को मैं याद करूंगा और जस्टिस पार्टी को याद करूंगा। फिर उसके बाद जस्टिस पार्टी के बाद पेरियार के रहते दक्षिण भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलन इतना मजबूत रहा कि इवन आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद सबसे पहला आंदोलन पेरियार के नेतृत्व में होता है और अनुच्छेद 15 में चौथा अनुच्छेद जोड़ा जाता है, चौथा सब टाइटल जोड़ा जाता है और जिसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण की अनुशंसा और आर्टिकल 340 की बात थी। यानी दक्षिण भारत पिछड़े वर्ग के आंदोलन के लिहाज से ज्यादा ताकतवर रहा और इसकी अनुशंसा के लिए आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट का अध्याय 8 पढ़ना होगा जिसका टाइटल है अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याणकारी कार्यों में उत्तर और दक्षिण की तुलना। इसलिए आज भी आप ये ध्यान रखिए कि दक्षिण भारत के राज्यों में, मैं आपको आंकड़े शुरू में ही बता देता हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। 14 अगस्त 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 29%, यानी 27% से ज्यादा। और हरियाणा में आरक्षण 27% है और जबकि राज्य सेवाओं में 10% है। कर्नाटक में आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 40% है। 40% आरक्षण ओबीसी को है कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में 14% और पिछले दिनों जब कमलनाथ की सरकार बनी तो पहली बार कांग्रेस ये दबाव करके उसे 27 कर रही थी। महाराष्ट्र में आज भी ओबीसी आरक्षण 19% है, 19। पंजाब में आज भी ओबीसी को आरक्षण 12% है और शैक्षणिक संस्थानों में केवल 5% है आज भी।
तमिलनाडु में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 26% राज्य सेवाओं में आरक्षण है। पिछड़ा वर्ग मुसलमान के लिए 3.5% आरक्षण है और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी डिनोटिफाइड कम्युनिटी के लिए 20% आरक्षण है। यानी तमिलनाडु देश का ऐसा राज्य है जहां 50% आरक्षण केवल पिछड़े वर्ग के लिए। यह है सांस्कृतिक चेतना कर्नाटक, आंध्र और तमिल की, जिसमें आरक्षण आज भी 50% की सीमा से ज्यादा है। और जहां जातिवाद सबसे ज्यादा है वहां आरक्षण लागू ही नहीं हो रहा। और इस समय यूपी और बिहार में आरक्षण की स्थिति क्या है? हर दिन वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें आरक्षण की हत्या की जाती है। ओवरलैपिंग को नहीं करेंगे जुडिशियरी। मैं तो कल्पना करता हूं कि ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला देने वाले जज, राम मंदिर पर फैसला देने वाले जज और तमाम जज अगर होते तो उन्होंने इंदिरा साहनी जजमेंट पर क्या फैसला दिया होता। और इंदिरा साहनी जजमेंट ऐसा जजमेंट है जो अगर ना होता तो यह आरक्षण लागू ही नहीं होता अन्य पिछड़े वर्ग का। तो आज किस तरह से जाति इन बड़े बड़े संस्थाओं में रोल प्ले करती है यह समझने की जरूरत है। तो दक्षिण भारत में लगातार आंदोलन हुआ। पेरियार की वजह से 15/4 जुड़ा और दक्षिण भारत में आजादी के पहले से आरक्षण ज्यादा था और आजादी के बाद तक ज्यादा रहा। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि सवर्ण वर्चस्व सबसे ज्यादा उत्तर भारत में। अब इस बात को समझिए, मंडल कमीशन लागू करने के लिए 600 से ज्यादा रैलियां करते हैं मान्यवर कांशीराम, जो कि पिछड़े वर्ग के नहीं आते थे लेकिन बहुजन राजनीति के पैरोकार थे। और बोट क्लब पर रैली करते हैं और कहते हैं मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये अन्य पिछड़े वर्ग को लेकर के मान्यवर कांशीराम की समझ थी। दलित पिछड़ा एकता। शरद यादव का 1992 में जब मंडल के विरोध में बहुत ज्यादा आवाजें उठने लगी तो 1992 में शरद यादव मंडल रथ लेके निकलते हैं। उसके पहले तमाम नेता, रामविलास पासवान जो आज संघ की गोद में बैठ करके पता नहीं अपने सारे किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। रामविलास पासवान इतने बड़े कद्दावर नेता सोशल जस्टिस के हुआ करते थे। पटना के गांधी मैदान में रामविलास पासवान खड़े होकर कहते थे कि राम तो मैं हूं, वो राम तो फेक है। रामविलास पासवान का वह तेवर खत्म हो गया और मौसम विज्ञानी होकर के आज उन ताकतों के साथ बैठे हैं जो आरक्षण को भीतर से खत्म करने पर आमादा है। वो रामविलास पासवान मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू कराने में अहम भूमिका रखते हैं। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इन सारे लोगों की भूमिका थी। लंबा आंदोलन चला और इस आंदोलन की बहस में हम जिसे भूल जाते हैं वह व्यक्ति है एम करुणानिधि। और एम करुणानिधि ने 1980 के बाद से लगातार तमिलनाडु में आंदोलन किया, जिस आंदोलन की चर्चा मंडल कमीशन के बहस से ही गायब कर दी जाती है। एम करुणानिधि ने दक्षिण भारत में लगातार इस बात के लिए आंदोलन किया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए। 3 महीने तक तमिल और दक्षिण भारत के कई राज्यों में आंदोलन में पूरा राज्य बंद किया गया। यह हमारी सीमा है कि उत्तर भारतीयपन हमारे ऊपर इतना हावी है कि हम सारी चीज को यहीं समेट देते हैं। और दक्षिण भारत में ओबीसी चेतना ज्यादा है, दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद कमजोर है और दक्षिण भारत में आरक्षण सबसे ज्यादा है और दक्षिण भारत में आर्थिक सामाजिक प्रगति सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कर्मकांड, सबसे ज्यादा आडंबर उत्तर भारत में और सबसे ज्यादा जातिगत दमन यूपी और बिहार में। इस समय हत्याएं किन जातियों की हो रही है एक बार देखिए। ये पूरा डिस्कोर्स है। तो एम करुणानिधि को लगातार मंडल कमीशन पर बात करने के पहले हम बिसरा देते हैं, जबकि मंडल सबसे बड़ा मूवमेंट 1983 में इंदिरा गांधी के आवास के सामने एम करुणानिधि, डीएमके, एआईडीएमके ने आंदोलन किया था। दक्षिण भारत के आंदोलनों को हम तवज्जो ही नहीं देते। तो एम करुणानिधि को मत भूलिएगा और जाके इतिहास पढ़िए। वो एम करुणानिधि के पास जो ऊर्जा थी, जो ताकत थी, वो ईवी रामास्वामी पेरियार की थी। और पेरियार एक ऐसा शख्स जिसने पूरे दक्षिण भारत की पिछड़े और वंचित, शोषित, शूद्र, अतिशूद्र की पूरी सामाजिक और राजनीतिक हैसियत बदल दी। और आज भी पेरियार की वजह से वहां चीजें बदली हुई हैं। उत्तर भारत में पेरियार नहीं हो पाया और हमारे यहाँ के नेता सीधे मुख्यमंत्री पद पर बैठे और उन्होंने मंडल कमीशन की एक भी अनुशंसा को ढंग से लागू नहीं किया। यूपी और बिहार में जो लोग मुख्यमंत्री बने, केवल 2 रिपोर्ट लागू है मंडल कमीशन की। आता हूं मैं 40 में से केवल 2, 40 अनुशंसाएं मंडल कमीशन की हैं जिनमें से केवल 2 लागू हैं। एजुकेशन में ओबीसी रिजर्वेशन और एम्प्लॉयमेंट में, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में। बाकी मंडल कमीशन पर आते हैं। तो ये दौर था
जिस दौर की वजह से मंडल कमीशन के लिए एक माहौल बना, और जिस बीपी सिंह को यह कहा जाता है कि केवल चौधरी ताऊ देवीलाल से सरकार गिरने की वजह से, किस्सा क्या आपके बीच में रखा गया सवर्ण मीडिया के द्वारा, कि 7 अगस्त को वहां पे चुनाव हुआ हरियाणा में, ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर बहुत आरोप लगा कि उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है, और ताऊ देवीलाल उस समय उप प्रधानमंत्री थे, तो वीपी सिंह के ऊपर दबाव बनने लगा कि आप ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा दिलवाइए। उन्होंने इस्तीफा दिलवाया, ताऊ देवीलाल विरोध पे आ गए। ताऊ देवीलाल ने अरुण नेहरू और बीजू पटनायक के खिलाफ तमाम चीजों के आरोप लगाए और राष्ट्रपति को एक पत्र सौंपा कि किस तरह से ये लोग जासूसी करवा रहे हैं। बाद में बीपी सिंह ने जांच करवाई तो पता चला कि ताऊ देवीलाल का यह पत्र झूठा है, तो ताऊ देवीलाल को उन्होंने बर्खास्त करने का फैसला किया। और उस समय ताऊ देवीलाल इन सारे घटनाक्रमों से नाराज थे और उन्होंने 9 अगस्त 1990 को बोट क्लब पर एक बड़ी किसान रैली आयोजित की, और इससे बीपी सिंह डर गए और उन्होंने मंडल कमीशन 7 अगस्त को लागू कर दिया। ये किस्सा है, बेशक ये एक पक्ष है, लेकिन वीपी सिंह ताउम्र कहते रहे कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, और उसके बाद लगातार बीपी सिंह इस बात पर कायम रहे कि मैंने एक ऐसा फैसला लिया है जो भारत की तकदीर बदलेगा, और वो तकदीर बदला। 7 अगस्त 1990 को प्रेस नोट जारी होता है, 9 अगस्त को लागू होता है, और 13 अगस्त 1990 को अधिसूचना जारी होती है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी जा रही है। और उसके बाद, उसके पहले एक वाकया बन चुका था वीपी सिंह का। 31 मार्च 1990 को वीपी सिंह ने डॉक्टर BR अंबेडकर को भारत रत्न देने का फैसला ले लिया था। यह सारा मामला था। और उसके बाद भारत में 15 अगस्त को 1990 को वीपी सिंह लाल किले पर खड़े होकर के एक भाषण देते हैं, ऐतिहासिक भाषण, और उस भाषण में ये उसका मैं सार बता रहा हूं कि वो कहते हैं कि ये जो वंचित तबके के लोग हैं, भारत के 90% युवाओं में आग है, और गरीब के आंसू जब तक आंसू बन के रहते हैं, आंखों में रहते हैं, तब तक वो आंसू रहते हैं। जिस दिन जमीन पर पड़ते हैं वो जमीन के इतिहास के पन्नों को जला देते हैं। जब तक आंख में है तब तक वो आंसू हैं, अगर वो सूख गए तो तेजाब बन जाते हैं, जिसमें महल हवेलियां पानी और पनालों में बह जाती हैं। ये अब बीपी सिंह का समझ थी। तो बीपी सिंह के साथ अन्याय यह हुआ कि बीपी सिंह को अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी वो तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी, और बीपी सिंह को सवर्णों ने कभी अपना नहीं माना, क्योंकि बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया था। यह है भारत में जातिवाद। अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ माफी मांगते हैं व्हाइट्स की, हमसे गलती हुई, हम सुधरेंगे, और भारत में सवर्ण अहंकार से कहते हैं कि हम मंडल कमीशन पर बात नहीं करेंगे, कोई सवर्ण नहीं बात करेगा। ये वो दौर था। मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होती है, तो मैंने ये बात कही, पूरे जोर देके कहना चाहता हूं कि ये कोई सरकार बचाने के लिए नहीं किया गया। मंडल कमीशन लागू करने के लगातार भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलनों का दबाव था, और इनके घोषणा पत्र में वीपी सिंह के ये था, आंदोलनों का परिणाम है मंडल कमीशन खैरात में नहीं मिला, और वीपी सिंह की पॉलिटिकल स्टैंड है, और जिसपे वो ताउम्र कायम रहे। और आम मीडिया में यह कहा गया कि लागू होने के बाद पूरा देश सड़कों पर उतर गया। उमा चक्रवर्ती ने एक बहुत जरूरी बात कही है, और उमा चक्रवर्ती की उस बात को मैं दर्ज करना चाहता हूं। उमा चक्रवर्ती ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियां तख्ती लेके निकलती थी कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। तो जेंडर डिस्कोर्स किस तरह से कास्ट डिस्कोर्स की पूरी सर्किल के भीतर काम करता है, ये उमा चक्रवर्ती की जेंडरिंग कास्ट किताब आपको पढ़नी चाहिए। और जेंडरिंग कास्ट में उमा चक्रवर्ती ने मंडल कमीशन को रेफरेंस बनाया है। लड़कियां तख्ती लेके घूम रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय की, और सारे अपर कास्ट लोग थे जो अवैध कब्जा विश्वविद्यालयों पर जमाए हुए थे। वो कहते थे कि मेरिट कंप्रोमाइज, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में सारा मेरिट का तर्क है, और वो ये कहते हैं कि जिनको सदियों से हक नहीं मिला उनसे आप किस बात की मेरिट की जांच करते हैं। तो जेंडरिंग कास्ट आपको पढ़ना चाहिए। और उमा चक्रवर्ती ने जिस तरह से ये पूरे डिबेट को एक्सक्लूड किया कि जेंडर तक हमारा बायस्ड है, और सारे सवर्ण आत्मदाह कर रहे थे। 159 लोगों ने आत्मदाह किया, जिसमें 63 मारे गए थे, और राजीव गोस्वामी का बड़ा प्रसिद्ध सा मामला। और सारे विश्वविद्यालय जिसमें सवर्ण लोगों का कब्जा था, ये मंडल विरोधी आंदोलनों के गढ़ बन गए थे। आज इन्हीं विश्वविद्यालयों में हमने 13 पॉइंट रोस्टर आंदोलन करके लिया है। ये मंडल कमीशन ना होता
तो विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर नहीं आ पाता, जिसका जिक्र मंडल कमीशन में। ये विश्वविद्यालय बदल करके इंक्लूसिव इंडिया बना रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया को इंक्लूसिव बना रहे हैं, और ऐसी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया जो इंक्लूसिव बनाती है। उसके बाद क्या होता है, 25 सितंबर 1990 को मंडल कमीशन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा निकालती है, यानी कमंडल का आंदोलन। और 30 अक्टूबर 1990 को इस रथ यात्रा का समापन होना था अयोध्या में, बाबरी मस्जिद पर हमला करना था, और पिछड़ी जातियों को के भीतर जो एक सांस्कृतिक चेतना लाने का काम मंडल कमीशन कर रहा था, उसको फिर से हिंदू बनाने का काम भाजपा और आरएसएस ने किया, और उन्होंने पूरे हिंदू वोट बैंक को गोलबंद किया। और आज भी अन्य पिछड़ा वर्ग मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा, लेकिन राम मंदिर आंदोलन बनाने के लिए तब भी मारा और मरा, आज भी वो उसी का शिकार है। वो कांवड़ लेके घूम रहा है, वो सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा है, वो कृष्ण वंशज बना हुआ है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने पढ़ी नहीं। ये विडंबना है देश की। तो मंडल कमीशन के खिलाफ इस देश में कमंडल का आंदोलन शुरू हुआ, जिसने पूरे देश को दंगों में झोंक दिया, सांप्रदायिक दंगों में आग लगा दी, और हर जगह रथ यात्रा के पहिए लहूलुहान रहे। ये इस देश का डिस्कोर्स है, और इस डिस्कोर्स पे बात करने वाले हम लोग जातिवादी हो जाते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। तो वीपी सिंह का एक प्रसिद्ध कथन है, और संसद में उन्होंने बोला कि यह देश में नफरत लगाने वाला रथ है, और राम के रथ को मेरे लव और कुश रोकेंगे। और उस समय 1990 के बाद बिहार में सरकार थी लालू प्रसाद यादव की, और यूपी में मुलायम सिंह यादव की। वीपी सिंह ने मुलायम और लालू को अपना लव और कुश कहा था, और कहा कि ये उस रथ को रोकेंगे। और ऐसा ही हुआ, समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने उस रथ को रोका, और उसके बाद एक बड़ा बदलाव। आज भी लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिक ताकतों से समझौता न करने के चलते इस उम्र में जेल में है। देश का एकमात्र नेता जो मात्र झूठे थोड़े से घोटाले, जिसको कोई प्रूफ नहीं आज तक हो पाया, उसके चलते वो जेल में है, बीमारी में भी जेल में, केवल इसलिए क्योंकि उस रथ यात्रा और सांप्रदायिक आग के सामने खड़ा था। और तमाम नेता बड़े बड़े आरोप लगाए, अरबों रुपए लेके विदेश चले गए, कोई जेल में नहीं है, लालू प्रसाद यादव जेल में। तो ये पूरा डिस्कोर्स था। तो मंडल के विरोध में सवर्ण सड़क पर उतरे थे, और उसके बाद जब दूसरा मंडल पार्ट 2 लागू होता है, यानी उच्च शिक्षा में आरक्षण तब तक नहीं आया, जैसे मंडल पार्ट 2 2006 में अर्जुन सिंह लागू करते हैं, तो वीपी सिंह वाला सलीका ही अर्जुन सिंह को झेलना पड़ा। यानी सवर्ण अपने लोगों को भी जाति का समर्थन कर देने, जाति के उन्मूलन के पूरे आंदोलन और विचार का समर्थन करने पर सवर्णों ने वीपी सिंह और अर्जुन सिंह को अपना नहीं माना। और जिस दिन वीपी सिंह और अर्जुन सिंह की मौत हुई, उस दिन गालियां पड़ी। तो क्या उम्मीद करेंगे कि वो लोग कर्पूरी ठाकुर को, राम नरेश यादव को, कुमारी मायावती को, कांशीराम को, लालू मुलायम को, रामविलास पासवान को, कोई ढंग से नेता, गोपीनाथ मुंडे, तमाम लोग जो जाति की बात करते थे उनको नहीं लागू किया। और उसके बाद पूरे डिस्कोर्स को यह कहा गया कि 10% सवर्ण जो आग लगा रहे थे उनको कहा गया पूरा देश भारत सड़कों पर है। और मंडल कमीशन लागू हुआ। इंदिरा साहनी जजमेंट के दौरान यह तय किया गया कि ओबीसी को जांच करने का तरीका यह जाति ही हो सकती है। तो ये पूरा मंडल कमीशन का डिस्कोर्स है। मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आपको पढ़ना चाहिए। अब बहुत सरसरी निगाह में मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसाएं क्या है, और जरूर इसको आपको सुनना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि कितना बड़ा छलावा है कि मंडल कमीशन की 40 अनुशंसाओं में से केवल 2 अनुशंसाएं लागू हैं, और जो नहीं लागू किया गया वो पूरे भारत को बदलने का क्षमता रखता है। यानी जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं उसका एक समग्र दस्तावेज है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। जैसा कैंपस आज बना है ना मंडल कमीशन लागू होने के बाद, वैसा ही भारत बन सकता है, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की गई, केवल आरक्षण लागू किया गया। कुछ छोटी सूचना है। 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन को का गठन किया, और जिसमें जो सदस्य थे वे लोग हैं बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके चेयरमैन थे, आर भोले सांसद थे इनके सदस्य, दीवान मोहनलाल, RL नाइक जो बाद में मरने के बाद एक सदस्य के नाइक को लिया गया, के सुब्रमण्यम इसके सदस्य थे, और SS गिल इसके सचिव बनाए गए थे। और इस मंडल कमीशन का गठन जिन मकसद से किया गया था
वह था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए मापदंड तैयार करना। यानी वे कौन सी जातियां, यानी आर्टिकल 340 के आधार पर वे जातियां जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी रह गई हैं, जिनको पहचान किया जाए, यह मंडल कमीशन का पहला काम था। दूसरा काम था चिन्हित किए गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना। और वो सिफारिशें मंडल कमीशन ने 40 सिफारिशें की और जिसको लागू नहीं किया गया, जिनमें से 2 को लागू किया गया है। उसके बाद वांछनीय की जांच करना और ऐसे पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधान करना जिन्हें केंद्र या किसी राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में और पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और इसी के चलते 27% आरक्षण की बात कही गई थी। मंडल कमीशन रिपोर्ट में 3748 जातियां, 3743 ओबीसी जातियों को चिन्हित किया गया और जिनकी आबादी 1931 की जनगणना के आधार पर कही गई। और इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पहले एक कमीशन बना था, काका कालेलकर कमीशन, जो आर्टिकल 340 के आधार पर ही बना था। 29 जनवरी 1953 को बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को सौंपी थी। लेकिन इसमें आर्थिक आधार पर ओबीसी को जानने की बात कही गई और ये इस संकल्पना को नकारा गया और ये कहा गया कि पिछड़े वर्ग को जाति के आधार पर किया जाएगा और आर्थिक आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर किया जाएगा, जाति के आधार पर नहीं। और इस आधार पर काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट थी जिसको खारिज किया गया। हिंदी में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को आपको पढ़ना चाहिए, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट की एक बारीकी को रखा था। दूसरी बार मंडल कमीशन लागू हुआ था, मंडल कमीशन बनाया गया था और उसके बाद इसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को बीपी मंडल ने सौंपी थी। और ये पत्र जो इसमें छपा, नीलम संजीव रेड्डी उस समय राष्ट्रपति थे, उनको दिया गया और 83 में फिर उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को दिया। जो ये तस्वीर आप देखते हैं मंडल कमीशन की, ये ज्ञानी जैल सिंह उस समय के राष्ट्रपति थे और ये बीपी मंडल है जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उनको सौंपते हैं। और उसके बाद लगातार इस पूरे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी सरकार और उसके बाद राजीव गांधी जो कहते हैं ए कैन ऑफ वॉर्म्स, यानी कीड़ा लगा हुआ भोजन का डब्बा, और उसको मंडल कमीशन की रिपोर्ट को तब लागू किया गया। तो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े लोग थे उनको इसमें आरक्षण देने के प्रावधान किया गया था और इसमें कुल 14 अध्याय हैं, 13 अध्याय हैं और इन 13 अध्यायों में मैं सरसरी तौर पर बताना चाहता हूं कि क्या क्या है और आपको पढ़ना चाहिए। बहुत संक्षेप में बताता हूं। पहले अध्याय में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो काका कालेलकर कमेटी बनी थी उसको क्या है, 11 लोगों में से 5 लोगों ने उसे असहमति जाहिर की थी, उसके बारे में उन्होंने कहा। और इसमें यह मूल्यांकन किया गया कि पहले काका कालेलकर कमेटी में पिछड़ेपन को आर्थिक आधार पर करने की बात कही गई थी, जो खारिज कर दी गई। दूसरा अध्याय मंडल कमीशन का है कुछ राज्यों में ओबीसी की स्थिति और उसको अलग अलग आंकड़ों के आधार पर दक्षिण और उत्तर के राज्यों के आंकड़े दिए गए। तीसरे चैप्टर में किस तरह से मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनी, कैसे इसने काम किया, मैं इसका एक चीज आपको रखना चाहता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो इन लोगों ने काम किया था वो ये था कि इन्होंने मैं 3 तरह की प्रश्नावलियां बनाई थी और उन प्रश्नावलियों में जो इनका हर राज्य में गए थे और इन्होंने जो डेटाबेस तैयार किया था उसमें 84 जिला मुख्यालयों के 37 गांवों के का गठन किया, जिसमें से 171 औपचारिक बैठकें की और कुल मिलाकर के जो इन्होंने विश्लेषण किया उसमें यह कहा कि 3 सेट जारी किया था और हर तरह के लोगों से मिले थे और इन्होंने सूचनाएं जारी की और देश भर के लगभग हर जिले और हर जिले के 2 गांव और 1 कस्बा इसका सैंपल जुटाया था और 2 साल तक लगातार सैंपल करके 3 तरह की प्रश्नावलियां थी जिसमें 11 कसौटियां दी गई थी और उन 11 कसौटियों के आधार पर इन्होंने डेटाबेस संकलित किया। काका कालेलकर कमेटी में डेटा ही नहीं था, मंडल कमीशन में एक एक चीज का डेटा ऑर्गेनाइज किया गया था और उस डेटा और कार्यप्रणाली को चैप्टर 3 में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। आपको इसको पढ़ना चाहिए कि क्या जो सर्वे है उसका लॉजिक क्या था, उसका बेस पॉइंट क्या था, उसकी क्वेश्चन आयर क्या थे, उसका डिवीजन क्या था, कंप्यूटराइज डेटाबेस क्या था, ये डिटेलिंग की गई है चैप्टर 3 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की।
और सेमिनार कराए गए, सांसदों से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से मिले, बुद्धिजीवियों से मिले और गांवों में मिले। चौथे चैप्टर में सामाजिक पिछड़ेपन और जाति की पूरी डिबेट को रखा गया है, और जिसमें कहा गया है कि जाति बेसिक टूल है जिसके आधार पर भारत में विभाजन होता है, और जाति के आधार पर ही पिछड़ापन भारत में आया है, इसलिए भारत में पिछड़ापन जाति के आधार पर है। ये एकदम क्लियर कट मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, और जो इंदिरा साहनी जजमेंट में मानी गई कि पिछड़ेपन को मापने का बेसिक टूल जाति होगा। अरे ये राम मंदिर पे फैसला देने वाले, 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे फैसला देने वाले, 370 पे फैसला देने वाले जज अगर सुप्रीम कोर्ट में होते तब तो मंडल कमीशन लागू ही नहीं होता। जुडिशरी किस तरह से आपके खिलाफ काम करती, ये देखिए। पांचवा चैप्टर है जाति का सामाजिक गतिकी, यानी कास्ट कैसे काम करती है पूरे इंडियन सोसाइटी में, कैसे कास्ट के बेस पर पिछड़ी जातियों के 3743 जातियों को एजुकेशन और सोशल बैकवर्डनेस पर ढकेला गया। उसकी एकमात्र वजह थी कास्ट, और इसको एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर 5 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के जाति का सामाजिक गति विज्ञान। इसको पढ़ना चाहिए आपको। चैप्टर 6 में सामाजिक न्याय, योग्यता और विशेषाधिकार, और ये बहुत दिलचस्प है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट इसलिए एक टोटल मुकम्मल रिपोर्ट है क्योंकि जितने भी तरह के काट दिए जाते हैं ना आरक्षण के विरोध में, उसका जवाब यहां पर है। और वो ये लिखते हैं कि समानता का सिद्धांत दोधाली तलवार है, जो आर्टिकल 14 है। सामाजिक न्याय का तर्क है कि समानता सिर्फ समान लोगों में है, दो बराबर के लोगों में ही बराबरी की बात की जा सकती है। जो सदियों से अपने पैर पर चलने नहीं दिया गया जिसे, उसे आप उन लोगों से जो रोज सुबह शाम दौड़ते हैं एक साथ रेस कराएंगे, बराबरी नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में असमान लोगों को समान जैसे मानना असमानता को बनाए रखना है, और भारत में असमानता जाति के आधार पर है। आर्थिक जो गैर बराबरी है उसका बुनियाद जाति है। समाज की मानवता इससे निर्धारित होती है कि वह कमजोर, विकलांग और समाज की दौड़ में पीछे छूट गए लोगों को कितना संरक्षण देता है। ये तर्क चैप्टर 6 में है। अवसर की समानता और व्यवहार की समानता में कमजोर और मजबूत को एक साथ खड़ा कर दिया जाता है, और यह सामाजिक न्याय को स्वीकार न करने जैसा है। और पूरा इसमें मेरिट को लेकर के जो काउंटर लॉजिक है वो आपको पढ़ना चाहिए, और इसको मुंह पर मारना चाहिए उन लोगों के जो रिजर्वेशन को एंटी मेरिट या मेरिट कंप्रोमाइज करते हैं। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और 46 आदि विशेष प्रावधान किए गए जिससे SC, ST और OBC के हितों की रक्षा की जा सके। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पिछड़े वर्ग के लिए पदों का आरक्षण आदि जैसे प्रावधान उसके मूल अधिकार का उल्लंघन है, जो बाद में आज भी कहते हैं लोग। मंडल कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करते। भारत का जो अपर कास्ट बौद्धिक तबका है वो आज भी मंडल कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट पार्टी लाइन, एक्सेप्ट आइडियोलॉजी। अपर कास्ट आज भी ओबीसी रिजर्वेशन को अप्लाई नहीं करता, और अगर अप्लाई करता है तो कभी नहीं मानेगा कि ओबीसी रिजर्वेशन को 52% होना चाहिए। 27% ही नहीं मिल रहा, 52 कहां से मिलेगा? अपने आसपास पहचानिए, अपने आसपास खोजिए सवर्ण लोगों को, उनसे पूछिए कि क्या ओबीसी की जितनी जितनी संख्या है उतना होना चाहिए, क्योंकि मेरिट का तर्क तो झूठा है। सुनिए ओबीसी के मंडल कमीशन में हकीकत यह है कि मेरिट या प्रतिभा अपने आप में बेहतरीन वातावरण के विशेषाधिकार का उत्पाद है। परीक्षा लेने वाले की बेहतरीन रेटिंग से आंतरिक मूल्यांकन को नहीं जाना जा सकता। गांवों से आने वाले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े माता पिता के बच्चे उन बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाते जो समृद्ध परिवारों के, ऊंची जातियों के। इसे देखते हुए प्रतिभा और समानता पर उचित तरीके से विचार किया जाना चाहिए, और विशेषाधिकार के तत्वों को पहचान कर असमान लोगों को एक ही दौड़ में कुछ छूट देनी चाहिए। और फिर रेस याद करिए, जो वृत्त होता है उस वृत्त में जो सबसे अंदर वाले वृत्त पर होता है वो कुछ पीछे से रेस शुरू करता है, और जो सबसे बाहर वाले वृत्त पर खड़ा होता है वो रेस कुछ आगे से शुरू करता है। रिजर्वेशन वहां भी है। हमने क्षेत्र के आधार पर तमाम राज्य की सर्विसेज में क्षेत्र के आधार पर रिजर्वेशन मिला है। तमाम राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रिजर्वेशन मिला है। तमाम राज्यों पर फिजिकल डिसेबिलिटी के नाम पर रिजर्वेशन मिला है। तमाम राज्यों में लैंग्वेज के नाम पर रिजर्वेशन मिला है। तमाम राज्यों में कश्मीरी माइग्रेंट को पूरे भारत में रिजर्वेशन मिला हुआ है। रिजर्वेशन केवल कास्ट के आधार पर नहीं है।
रिजर्वेशन सदियों से चला आ रहा है और उसका बुनियाद है मंदिरों में आरक्षण, मेहतर यानी मैला ढोने वाले जाति में आरक्षण, यानी गटर में घुस करके गटर साफ करने वालों की सीटें रिजर्व है, वो सब दलित मेहतर जाति के होंगे, महार होंगे, वाल्मीकि समाज के होंगे। मंदिर में पुरोहित आरक्षित पद होगा और उसमें सब सवर्ण होंगे। विश्वविद्यालयों में सवर्ण, यानी आरक्षण मंडल कमीशन की वजह से नहीं आया, आरक्षण एससी एसटी को नहीं मिला, आरक्षण तो सदियों से अपर कास्ट को मिला, अपर कास्ट मेल पुरुष को मिला, महिलाओं को आज भी आरक्षण नहीं मिला। ये बात यहां पर कही जा रही है। 7वें अध्याय में सामाजिक न्याय, संविधान और कानून पर बात की गई है। 8वें अध्याय में दक्षिण और उत्तर के राज्यों की तुलना की गई है कि कहां कैसे आरक्षण मिला है और कहां नहीं मिला है। उसके बाद फिर कर्नाटक, तमिलनाडु की तुलना यूपी और बिहार से की गई। ये बताया गया है कि यूपी बिहार आज भी सबसे ज्यादा जाति के नाम पर शिकार, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स यहां हुई, यहां लोगों को सत्ताएं मिली, लेकिन फिर भी वह काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। इस मंडल कमीशन के चैप्टर 9 में केंद्र और राज्यों के साक्ष्य दिए गए हैं और सीधे सीधे ये कहा गया है कि तमाम जगहों पर कर्नाटक और तमिलनाडु में ओबीसी के लिए सरकारी सेवाओं में 50% आरक्षण है, जबकि पंजाब में 5% और उड़ीसा में कम है। ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें आंकड़ा दिया गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट बताती है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 12.55% है, यानी जिसकी पॉपुलेशन 52% 1931 की जनगणना के आधार पर है, उनका सरकारी नौकरियों में अनुपात 12.55% है और उनकी कुल प्रथम श्रेणी फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट क्लास नौकरियों में 4.69% ओबीसी है। सबसे ज्यादा हकमारी ओबीसी की हो रही है और आज ओबीसी कमंडल की यात्रा पर निकल चुका है मंडल को छोड़कर। ये अफसोस, इसमें पॉलिटिक्स भी दोषी है, इसमें ओबीसी तबके का बौद्धिक जमात दोषी है, जिन्होंने अपने समाज को बदला नहीं, अपने समाज को सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर शिक्षित नहीं किया। 10वें चैप्टर में इन्होंने जनता से क्या मिला उसको बताया है। 11वें चैप्टर में इन्होंने वो बताया है सामाजिक शैक्षणिक फील्ड वर्क जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में बनाया गया है, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 11 संकेतक बनाए गए थे और जिसमें 22 अंक रखे गए थे और उस पर हर जाति के लोगों को बनाया गया और उससे 3743 जातियों को चुना गया कि वे मंडल कमीशन में शामिल हो सकते हैं, मंडल पिछड़े वर्ग की लिस्ट में। 12वें में ओबीसी की पहचान के लिए बताया गया, एक जिले में 2 गांव और एक शहरी क्षेत्र को शामिल किया गया। आदिम जनजातियों के 11 समूहों को ओबीसी में शामिल किया गया। बाहरी जातियों, अपराधी जातियों को राज्यवाला आंकड़े जो भारत के महापंजीकरण से मिले 61 में तैयार किए गए, उन्हें भी शामिल किया गया। तमाम अस्पृश्य जातियों को जो दलितों में शामिल नहीं थे, उन्हें भी ओबीसी में शामिल किया गया है। गैर हिंदू पिछड़े समाजों को भी ओबीसी में शामिल किया गया और आपको ध्यान कैसे हो गया, मंडल कमीशन के साथ जो लोग धर्मांतरित हुए थे अलग अलग धर्मों के, उन्हें भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने पर आरक्षण मिला। और फिर मंडल कमीशन का वो चैप्टर 13 आता है जिसमें मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं और अब मैं उन सिफारिशों पर बात कर रहा हूं। मंडल कमीशन 13.1 कि यह गरीबी खत्म करने के लिए पिछड़े वर्ग के पूरे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से लिखी गई है, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है मंडल कमीशन की। पिछड़े वर्ग का उत्थान बड़े पैमाने पर गरीबी खत्म करने की व्यापक राष्ट्रीय समस्या का हिस्सा है। यह केवल आंशिक रूप से सत्य है। ओबीसी का वंचित या पृथक होना व्यापक राष्ट्रीय मसले का विशेष मुद्दा है। यहां बुनियादी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन गरीबी और जाति के नाम पर हुआ है, यानी जाति के आधार पर यह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है और इसलिए हमें इसको खत्म करने के लिए ढांचागत बदलाव। तो अब इस बात को ध्यान से समझिए, मंडल कमीशन का मतलब केवल आरक्षण नहीं है और मंडल कमीशन के रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि शुरुआत में तर्क दिया और लागू करने के लिए क्या कहा। पहली अनुशंसा मंडल कमीशन की, खुली प्रतिस्पर्धा के में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित 27% आरक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी 27% आरक्षण के ऊपर जो ऊपर 50% लोग हैं उनमें ओबीसी के लोग शामिल हो सकते हैं अगर वो मेरिट में आते हैं। ये यूपी और केंद्र सरकार की तमाम नौकरियों में जाकर देखिए, ये 50% आरक्षण सवर्णों को मानते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय या पूरे देश के विश्वविद्यालय जहां नियुक्तियां इंटरव्यू में होती हैं, वहां ओबीसी दलित अगर यूआर की सीट पर चला जाए तो कहते हैं आप यहां क्यों चले, आपका तो सीटें रिजर्व है।
ये है इसके साथ खिलवाड़। दूसरा, उपरोक्त आरक्षण सभी स्तरों पर लागू होना चाहिए। प्रमोशन कोटा लागू होना चाहिए। प्रमोशन में आरक्षण मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन। पहली रिकमेंडेशन फिर से सुनिए। हिंदू और गैर हिंदू ओबीसी की आबादी 52% बताई गई है। इसी के मुताबिक केंद्र के सभी पदों पर ओबीसी के लिए 52% पद आरक्षित होने चाहिए। यह लागू हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा चूंकि, और मंडल कमीशन ये क्या कह रहा है कि चूंकि 50% की सीमा आपने दे दी है, इसलिए हम 52 को 52 मिलना चाहिए। 50% ओबीसी जो सुप्रीम कोर्ट की सीमा है, इसके लिए हमें 27 करना पड़ रहा है। कानूनी बाध्यताओं को देखते हुए आयोग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश करता है। यद्यपि अन्य पिछड़े वर्ग की असल आबादी इस आंकड़े के करीब दोगुनी है और उतना उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी जो कोटेशन है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तीसरा, आरक्षित कोटा अगर 3 साल तक खाली रहता है तब उसे अनारक्षित में बदलना चाहिए, यहां तो तुरंत भर देते हैं। चौथा, आरक्षित वर्ग के लिए उम्र की ऊपरी सीमा में छूट का विस्तार ओबीसी को उसी तरह से दिया जाना चाहिए जैसे एससी और एसटी को। रोस्टर प्रणाली लागू होनी चाहिए हर कैटेगरी की अलग अलग, जैसे एससी और एसटी की। आरक्षण की उपरोक्त योजना केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों में लागू होनी चाहिए, सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, सरकार से किसी भी तरह से वित्तीय सहायता पाने वाले निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की भर्ती उपरोक्त तरीके से करने के लिए बाध्य किया है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ये मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन है। किसी ने हिम्मत नहीं की। केवल सरकारी नौकरियों, सरकारी शिक्षा में प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मंडल कमीशन की अनुशंसा है। आज हिम्मत नहीं की लोगों ने। मंडल कमीशन की राजनीति करने वाले लोग भी तो सत्ता में आए थे। पर्याप्त वैधानिक प्रावधान किए जाने चाहिए। दूसरा हिस्सा इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट का है शैक्षणिक छूट। और ध्यान से समझिए इसे, हमारा पूरा शैक्षणिक स्वरूप चरित्र के हिसाब से अभिजात्यवादी, मंडल कमीशन आरोप लगा रहा है। और यहां बड़े पैमाने पर पैसे की बर्बादी होती है। यह शिक्षा पिछड़े वर्ग की जरूरतों के मुताबिक बहुत कम है, लेकिन उन्हें वर्ग के साथ चूहा दौड़ लगाने पर मजबूर किया जाता है। पूरी की पूरी शिक्षा ब्राह्मणिकल है क्योंकि उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। शैक्षणिक सुधार पर विचार करना चाहिए। विचार करना आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं है, इसलिए हम उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब ये सुझाव देंगे कि भारत में एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट। अब उसके बाद ये कहते हैं कि शिक्षण शुल्क में छूट मिलेगी ओबीसी को, मुफ्त में किताबें, कपड़े, मध्याह्न भोजन, विशेष हॉस्टल की सुविधा ओबीसी, अलग से उनके लिए फंडिंग का इंतजाम होगा जिसको चलाकर गंभीर और जरूरतमंद विद्यार्थियों का प्रोत्साहन किया जाए और उचित माहौल बनाया जाए। क्योंकि मंडल कमीशन कह रहा है कि जितने पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, कल्चरल कैपिटल नहीं होने की वजह से वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने और नौकरियों में नहीं भेज पाते। इसलिए राज्य और केंद्र की जिम्मेदारी है कि आप अतिरिक्त फंड देकर के उन इलाकों में स्कूल खोलेंगे, प्रौढ़ शिक्षा, आवासीय स्कूल, सरकारी हॉस्टल बनाने का प्रावधान यहां पर है। और इस सब के जरिए मंडल कमीशन कह रहा है कि आप सांस्कृतिक उन्नति का उत्थान करेंगे जिससे कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट, भाषा पढ़ रहा हूं, स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा सांस्कृतिक और सामाजिक प्रयास किया जाए कि दबे कुचले समाज के लोग जो ऐसी परिस्थितियों में पढ़ते हैं जहां पलते हैं, जहां स्कूल जाने की प्रेरणा नहीं मिलती। दूसरे, इनमें से ज्यादातर विद्यार्थी बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, इसलिए पिता और मां उनके दबाव बनाते हैं कि बहुत कम उम्र में ही वो अपना मजदूरी करने लगे। मंडल कमीशन कह रहा है कि आप सरकारी हॉस्टल हर जिले में पिछड़े वर्ग के लिए बनाएंगे, प्रौढ़ शिक्षा चलाएंगे ताकि माता पिता इस बात के लिए कन्विंस हो सके कि गरीबी होने के बाद भी अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। कल्चरल कैपिटल, जो अपर कास्ट के पास है, अपर कास्ट गरीब भी होगा तो अपने बच्चों को पढ़ने भेजेगा। अन्य पिछड़े वर्ग और दलित वर्गों और इन सब में तो गरीब होने पर मजदूरी कराने लगते हैं, पढ़ के क्या नौकरी मिलेगी। सरकारी हॉस्टल की व्यवस्था होगी, आवासीय स्कूल। और फिर मंडल कमीशन क्या कह रहा है, सब शिक्षा का बदलाव सबसे बड़ा बदलाव का वाहक है।
पिछड़े वर्ग को शिक्षित करना सबसे बेहतरीन उपाय है जिसके माध्यम से वे अपनी छवि और सामाजिक दर्जा सुधार सकते हैं। इसलिए हमें पिछड़े वर्ग की शिक्षा में आरक्षण नौकरियों के आरक्षण से ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और एजुकेशन रिफॉर्म मंडल कमीशन का कोर आइडिया है, हमने वो किया ही नहीं। हम मंडल कमीशन मतलब केवल आरक्षण की बात करते हैं। मंडल कमीशन की अगली रिकमेंडेशन, वैज्ञानिक तकनीक और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण दिया जाएगा जो केंद्र और राज्य की सरकारें चलाती हैं, यानी टेक्निकल एजुकेशन। फिर वो कहते हैं साधनहीन तबके से आने वाले ओबीसी विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए तकनीकी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में विशेष कोचिंग का प्रावधान हो। कहीं चलती है क्या कोचिंग? हमारे यहाँ आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चे सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। रोहित वेमुला भोले नहीं होंगे, वो केवल इसलिए कि उनको आरक्षण की वजह से एडमिशन तो दे दिया गया लेकिन लगातार उन्हें मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। मंडल कमीशन कह रहा था कि उनको आप ट्रेंड करेंगे, उनके लिए स्पेशल कोचिंग चलाएंगे कि वो आपके सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ कंपीट करें। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई और उन्होंने कहा कि केंद्र फॉलो अप कार्रवाई करेगा कि जितने लोगों को एडमिशन हो मिला है उनमें से कोई ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहा है। यह है मंडल कमीशन की रिपोर्ट, कहीं नहीं चला। फिर इकोनॉमिकल रिफॉर्म, जो मंडल कमीशन का कोर आइडिया है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म। वो कहते हैं जो लोग पुश्तैनी काम करते हैं, ओबीसी जातियों के वो पुश्तैनी पेशे बर्बाद किए जा रहे हैं, इसलिए पीढ़ियों के लोग रोजी रोटी को मोहताज हो रहे हैं। इसलिए वो लोग कहते हैं कि मशीनी उत्पाद और सिंथेटिक सामग्री ने गांव में लोहार, बढ़ई, कुर्मी, कोयरी, पासी, गडेरिया सबका व्यवसाय छीन लिया है। तो गांव में ऐसे वर्गों के लोगों के लिए उचित संस्थागत, वित्तीय व तकनीकी सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र। मंडल कमीशन कह रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कि गांव में आप अलग अलग केंद्र बनाएंगे। मंडल कमीशन कह रहा है वित्तीय निगमों की व्यवस्था कराएंगे और ओबीसी जातियों को बिना ब्याज के कर्ज देंगे, लोन देंगे। कहीं मिला है क्या कभी ओबीसी के लिए अलग से कुछ हुआ है? ये ओबीसी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग और एक कांवड़ ढोने वाले और संघ की शरण में जाने वाले लोगों से ये सवाल पूछना चाहिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में तो ये बात कही गई है। पेशेगत समूहों के लिए सहकारी समिति बनाई जाएगी और सहकारी समितियां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ओबीसी जातियों को वो मदद करेंगी जो उनका पेशा करता था। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म। देश के औद्योगिक और कारोबारी जिंदगी में ओबीसी का हिस्सा नगण्य है, मंडल कमीशन कह रहा है। इसलिए सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दिया जाए केंद्र के द्वारा कि वे वित्तीय और तकनीक इंस्टीट्यूशन को अलग नेटवर्क इसका तैयार करें जो ओबीसी में कारोबारी और औद्योगिक इंटरप्राइजेस को देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। ढांचागत बदलाव, जिसे मंडल कमीशन को पूरा न्यू आइडिया ऑफ इंडिया, जो हम जैसा मुल्क बनाना चाहते हैं वैसा बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो मंडल कमीशन के कोर में, जो कम्युनिस्ट आइडिया है, जो सोशलिस्ट आइडिया है, हमने इसे माना ही नहीं। ये रिकमेंडेशन क्या कहता है? सरकारी रोजगार और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के साथ सभी संभव वित्तीय सहायता तब तक सिर्फ दर्द घटाने औषधि औषधि साबित होगी जब तक कि पिछड़ेपन की समस्या जड़ से खत्म न की जाए। ध्यान से समझिएगा इस तथ्य को। बड़े पैमाने पर छोटे भूमिधारक, जोतधार, कृषि श्रमिक, गांवों में काम चलाऊ कारीगर, अकुशल श्रमिक आदि सभी ये पिछड़े वर्ग और एससी एसटी होते हैं। सामाजिक परंपराओं के अलावा साधन संपन्न होने की वजह से जमीन का छोटा टुकड़ा पाने वाले लोग घर जर जमीन से वंचित हो जाते हैं और नौकरशाही का बड़ा तबका ऊंचे ज्यादा जोत के किसानों के पक्ष में काम करता है। इससे सामाजिक राजनीतिक संतुलन शीर्ष के किसानों, नेताओं और किसानों के पक्ष में जाता है और छोटे किसान मजदूर पर प्रभुत्व बना लेते हैं। तो जो अपर कास्ट की लैंड में, ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में नेक्सस है, मंडल कमीशन कह रहा है इससे छोटी जोत के किसानों, छोटी जोत के भूमिहीन किसानों और इन सबको लेकर के कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए मंडल कमीशन कह रहा है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। आपने कभी सुना है सोशल जस्टिस की पार्टियां लैंड रिफॉर्म की बात करें? शुरुआती दौर में हुआ, लालू प्रसाद यादव ने किया। और मंडल कमीशन ये रिपोर्ट देता है केरल, मैं तीनों राज्यों के नाम बताता हूं, केरल, बंगाल,
और बिहार में शुरुआती चरण में भूमि सुधार हुआ। तो आज तो सोशल जस्टिस की पूरी बहस से भूमि सुधार ही गायब है, जबकि भूमि सुधार उत्पादन संबंधों को क्रांतिकारी भूमि सुधार करके तोड़े बगैर वंचित तबके पर निर्भरता प्रभुत्व संपन्न उच्च जाति के लोगों पर बनी रहेगी और यह अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और थोड़े और उसमें यूपी बिहार में चौधरी चरण सिंह ने कुछ किया, लालू प्रसाद ने कुछ समय किया एमएल के साथ मिलकर के। लैंड रिफॉर्म मंडल कमीशन की सबसे महत्वपूर्ण बात है चैप्टर 13.33 लैंड रिफॉर्म की बात करता है। आयोग का दृढ़ मत है कि मौजूदा उत्पादन संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव किया जाना जरूरी है, जो सभी पिछड़े वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए किया जाएगा। यह है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओबीसी के लिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट, और यह है क्लास स्ट्रगल जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की तरफ जाता है। तो लैंड रिफॉर्म सोशल जस्टिस का बेस है, मंडल कमीशन का बेस है। आज ओबीसी जातियां लैंड रिफॉर्म का सवाल छोड़ करके हिंदू बन रही हैं, दंगे कर रही हैं, और ओबीसी जातियों की नुमाइंदगी जिन पॉलिटिकल पार्टियों में है, अब उनमें वो साहस नहीं बचा है कि वो लैंड रिफॉर्म, इकोनॉमिकल रिफॉर्म, सहकारी समिति और तमाम चीजें बनी। और अगर कुछ पार्टियों ने कोशिश किया तो वो जातिवादी कह दी गई, उनके ऊपर मुकदमे करके उनको जेल में डाल दिया गया और उनको जातिवादी कहा गया। सभी राज्य सरकारों को भूमि सुधार लागू करना होगा। आर्टिकल 13.35 मंडल कमीशन, भूमि सुधार और भूमि सीलिंग के जरिए ज्यादा जमीनों को लेकर के भूमिहीनों में बांटा जाए। फिर उसके बाद मछुआरा, बंजारा, बांसफोड़, खाटवार जैसे अछूत जातियां जिनको ओबीसी में शामिल किया गया और इन सबको मौका दिया गया। केंद्रीय सहायता के लिए प्रावधान किया गया और आर्टिकल 39वीं अनुशंसा में मंडल कमीशन में कहा गया कि केंद्र अलग से पैसा देगा राज्यों को, राज्य उन पैसों को ओबीसी के कल्याण में खर्च करेंगे। और आखिरी अनुशंसा है कि यह 20 साल के लिए लागू होगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 20 साल के लिए लागू होगी और 20 साल बाद इसका रिव्यू होगा। और आज तक मंडल कमीशन की 38 रिकमेंडेशन में से केवल 2 रिकमेंडेशन लागू हुई। एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन में रिजर्वेशन और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन। न तो लैंड रिफॉर्म पर अब कोई बात होती है, न तो भूमि की सीलिंग पर बात होती है, न तो उत्पादन संबंधों के वितरण संबंधों के बंटवारे पर बात होती है, क्या न तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात होती है, न तो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात होती है, न तो सहकारी समितियों की बात होती है, न तो वित्तीय निगमों की बात होती है, न तो प्रौढ़ शिक्षा, आवासीय परिसर के शिक्षण संस्थानों की बात होती है, न तो ये सरकारी हॉस्टल की बात होती है, न तो कल्चरल एंड सोशल एम्पावरमेंट की बात होती है। ये मंडल कमीशन है और इसे बना दिया गया केवल आरक्षण। तो पूरी बहस मंडल कमीशन की केवल आरक्षण के समर्थन और विरोध की बना दी गई और बाकी सारी अनुशंसाएं न उसके बाद किसी ने लागू करने का साहस दिखाया, न पिछड़े वर्ग जिसकी आबादी 52% है, न इन्होंने कभी मंडल कमीशन के लागू करने के लिए बड़ा कोई देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया। इसीलिए आज अन्य पिछड़े वर्ग की 52% जो अब शायद 55 से 60% आबादी हो गई होगी, ये हिंदू बन के संघ की सरकार बनाने और अब मंदिर बनाने में भाग ले रही है। और अन्य पिछड़े वर्ग की दावे के साथ मैं ये कहता हूं कि आधी से भी कम आबादी, 1/3 आबादी जो विश्वविद्यालयों तक पहुंची होगी, उनमें से भी 1/3 लोग मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़े होंगे, नेता भी नहीं पढ़े होंगे। और अगर नेता पढ़े होंगे तो अब उनमें वो साहस नहीं बचा कि वो लैंड रिफॉर्म की बात करें। मीडिया ने जिस तरह से पूरे मंडल कमीशन की रिपोर्टिंग तब की थी, वही मीडिया आज लालू को चारा चोर, मायावती को दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी, मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम और अखिलेश यादव को टोटी चोर, दक्षिण के राज्यों को सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए राज्य और तमाम लोगों को भ्रष्टाचारी तमाम करते हैं, जातिवादी। हम लोग कैंपस में अगर मंडल कमीशन की बात करेंगे तो जातिवादी हो गए, लेकिन अब जरूरत इस बात की है
कि मंडल कमीशन की इस रिपोर्ट को घर घर पहुंचाया जाए और ओबीसी जातियों को संघी ब्राह्मणवादी खेमे से निकालने के लिए एकमात्र विकल्प अगर कोई है तो मंडल कमीशन। इसके लागू होने के लिए आंदोलन हुआ, लोग जेल गए, लाठियां खाई, मारे गए। आज इसे छीना जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। मंडल कमीशन की मेहनत पेरियार के समय से शुरू हुई थी। 1901 में जब मैं एक और चीज पढ़ना चाहता हूं, जो आपको आखिरी बात है ये, जब 1901 में आरक्षण दिया था छत्रपति शाहू जी महाराज ने, तो उस समय आरक्षण देने के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक और तमाम लोगों ने उनका विरोध किया था। 16 जुलाई 1901 में छत्रपति साहू जी ने अपने शासन की नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए 50% आरक्षण दिया गया। पहला आरक्षण उस समय मिला और उन्होंने साहू जी ने टेस्टिंग कराई थी कि 4 जातियों ब्राह्मण, शेड़वी, प्रभु और पारसी जातियों को छोड़ करके यह आरक्षण दिया गया, क्योंकि उनके मंत्रालय में, उनके दरबार में 71 उच्च पदों में से 60 ब्राह्मण, 52 निजी सेवा के पदों में से 45 ब्राह्मण थे। और उसके बाद जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है तो उस पूरी रिपोर्ट में पता है वो आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं, और वो आंकड़ा ये है, मैं उसका समरी बता रहा हूं कि उसमें ब्यूरोक्रेसी में 1970 तक 5% भी SC ST OBC ब्यूरोक्रेसी में नहीं आ पाए थे। उच्च शिक्षा का आरक्षण 16 जनवरी 2018 को उच्च शिक्षा में श्याम नारायण यादव जो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं, उनके RTI के जवाब में आता है 0 OBC प्रोफेसर हैं हायर एजुकेशन में। 36 पुराना आंकड़ा है, 496 कुलपतियों में से 36 OBC। ब्यूरोक्रेसी में आज OBC का पॉपुलेशन 12% है। ओवरऑल क्लास 1 पॉपुलेशन, क्लास 1 नौकरियों में 4.69% है। मीडिया में OBC एक भी नहीं है, ब्यूरो चीफ और उस सब में एक आध होंगे। जज नहीं है, उद्योगपति नहीं है, तो है कहां? वो मंदिर बनाने में लगे हैं, वो ब्राह्मणवाद और धर्म को अपने कंधे पर ढो रहे हैं। इसलिए जहां से सफर शुरू हुआ था ना छत्रपति शाहू जी महाराज से, जो 1991 16 जुलाई 1901 से और लागू हुआ 9 अगस्त 1990। आज जब EWS आरक्षण आपकी पूरी बुनियाद को खत्म कर रहा है, तब आपको सोचना चाहिए कि आपके सदियों की लड़ाई महीनों में आपके सामने आपसे छीनी जा रही है, और आपको यह समझाया जा रहा है कि यादवों ने हक खा लिया मौर्य का, मौर्य ने हक खा लिया पटेल का, पटेल का हक खा, पटेल और यादव कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा का हक खा लिया, इन सब ने आपस में एक दूसरे का हक खा लिया, छोटी जातियों का। लड़ाई थी 52% को 52% आरक्षण दिलाने की, और आरक्षण पर अब शर्माने की जरूरत नहीं है। आरक्षण पर लड़ करके आंख में आंख डाल के कहने की जरूरत है कि मेरिट का तर्क झूठा है और 100% आरक्षण जाति जनगणना के जरिए ले आना होगा। यह चेतना अगर OBC जातियों में नहीं गई तो हिंदू धर्म की रक्षा हो जाएगी, लेकिन मंदिरों का आरक्षण जारी रहेगा, ब्यूरोक्रेसी का आरक्षण जारी रहेगा, प्रोफेसर का आरक्षण जारी रहेगा, और सारा आरक्षण सवर्णों का होगा। और OBC जातियां जिनकी आबादी 55 से 60% है, देश चलाने में 5 से 10% भी नहीं होंगे। तय आपको करना है। हमारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हमारे लिए सारा प्रतीक, हमारे लिए सारी लड़ाई मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। घर घर पहुंचाइए, पढ़िए, और अगर समझ सकते हैं तो संघी हिंदुत्व की काट है मंडल कमीशन, कमंडल की काट है मंडल कमीशन। देश को बनाने का एकमात्र विकल्प है मंडल कमीशन, यानी सोशल जस्टिस। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिम्मेदारी। इसलिए मंडल कमीशन लागू कराने का अभी पूरा हुआ ही नहीं, और OBC जातियां अगर नहीं जागी तो ये सदियों का पाया सालों में छिन जाएगा। फिर आप हिंदू बचेंगे, लेकिन आपके हाथों में न नौकरी है न कुछ,
सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं। मंडल कमीशन कहता है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दो। लड़ना चाहिए कि नहीं? कौन आंदोलन कर रहा है? सरकारी स्कूलों में रिजर्वेशन मिलेगा ये कह रहे हैं, जो भी सरकार से पैसा ले रहे हैं सब में रिजर्वेशन चाहिए, मिलना चाहिए। कितने जगह आपको रिजर्वेशन मिल रहा है? एमईटी गलगोटिया में रिजर्वेशन है क्या? तो आप डीयू जेएनयू को भी बचाने में नहीं लड़ते। सोचिए, और तब सोचिए कि मीडिया आपका साथ नहीं देगी। वो तब उन लोगों को जातिवादी कहती थी, आज आपको जातिवादी कहेगी। आप अगर समझ गए और संस्कृताइजेशन ओबीसी का हो गया तो ओबीसी बदल जाए तो ये आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जो मुकम्मल मुल्क बनना है, वो बन जाएगा। और तब संविधान लागू होगा। फूले, पेरियार, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई यादव, रामस्वरूप वर्मा, कल मान्यवर कांशी राम, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और कर्पूरी ठाकुर, बीपी सिंह, इन सब का नाम है क्या आपके पास? ये आपके पुरखे हैं। और अगर ये लागू नहीं हुआ, आपके हाथ से छिन गया, तो ओबीसी का कल्याण कभी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सामाजिक न्याय की पाठशाला से जुड़ने के लिए।